बजट। आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आई हूँ बजट का, जो अभी करंट में 2022 और 23 का बजट आया है उसके बारे में आप सबको बताऊँगी। तो बजट है क्या? तो जो बजट है, बजट के नाम से समझ में आता है कि किसी भी चीज़ का बजट बनाना। हमारे घरों में भी जैसे राशन वगैरह आता है तो उसमें भी हम बजट लेके चलते हैं कि जैसे हमने 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये का खर्च करना है, 50 बचाना भी है। तो ये क्या है? एक प्रकार का है बजट। तो बजट को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बताया गया है। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में लिखा गया है। बजट एक धन विधेयक है। अब धन विधेयक का उल्लेख हमारे आर्टिकल कौन से में मिलता है? तो आर्टिकल 110 में मिलता है। अब अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, 2022-23 का बजट उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इनके द्वारा अभी तक कितने 4 बजट टोटली प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनमें से जो 2021 और 22 का बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। हालांकि अभी का बजट भी पेपरलेस बजट ही है, लेकिन जो पहला पेपरलेस बजट बोला जाएगा वो 2021 और 22 को बोला जाएगा। अब जो अभी की सुन रहे हैं तो समझ में आता है कि पहले भी किसी ने किया होगा। तो सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था डॉक्टर के शनमुखम शेट्टी ने। और जो जैसे अब निर्मला सीतारमण ने 4 बार लगातार बजट प्रस्तुत किए हैं, तो और भी लोगों ने अधिकतर बार बजट प्रस्तुत किए होंगे। तो सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत किसने किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने। इन्होंने अधिकतम किए हैं 10 बार। ठीक है, तो अधिकतम बजट इन्होंने किए हैं 10 बार। तो अब जो इसमें क्या होता है, जो भी बजट आता है तो बजट का रहता है कि एक साल में सरकार इंडिया या फिर विश्व स्तर पर कितना खर्चा करेगी और कितनी बचाएगी। तो इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहा है कि वो उन्होंने उधार वालों को महत्वपूर्ण बताया, मतलब उधार और देता। अब जब इंसान कर्ज लेगा तो उसका ब्याज भुगतान करेगा, और ब्याज भुगतान का सबको पता है कि वो परसेंटेज में बढ़ता ही जाता है। तो उससे क्या होगा? हमारे देश की इनकम होगी। अब जैसे ही इस बजट में किया गया है कि उधार और देता किया गया है, तो कुछ ना कुछ घाटा भी तो होगा। तो जो 2022 और 23 में जो घाटा, राजकोषीय घाटा रखा गया है, तो वो जीएसटी का 6.4% रखा गया है। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट। मतलब उधार लेने में जितनी भी माइनस में जाएगा घाटा, वो रखा गया है 6.4%। और जो पहले 2021 और 22 में रखा गया था, अनुमान लगाया गया था 6.8% का, लेकिन राजकोषीय घाटा हो गया 6.9%, मतलब 1% बढ़ के। अब जब केंद्र को 6.8% का मिल गया है, पहले मिला था और अभी 6.4 का मिला है, तो इस तरीके से राज्यों को भी मिला होगा। तो केंद्र ने राज्यों को दिया है 4% का, कि राज्य अपनी जीडीपी का 4% घाटा कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। अब है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, निर्मला सीतारमण जी ने इसी पॉइंट को उद्देश्य में रखते हुए बजट पेश किया था। जो भारत की राज्य की वृद्धि दर है वो 9.27% लेके वो चली है। अब आता है अमृतकाल। अभी सुना होगा कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये है क्या? तो जो हमारे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी, उसके बाद 100वीं वर्षगांठ के बीच जो 25 साल का काल बचता है, उसे बोल रहे हैं अमृतकाल। और इसी के बीच में मनाया जा रहा है हमारा अमृत महोत्सव। अब ये अमृत महोत्सव है वो 4 प्राथमिकताएं लेके चलता है। अब वो 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज, ऊर्जा संक्रमण, निवेश को वित्तीय मदद। अब इसमें दिया गया है किस पे? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या है? तो इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना। अब जो भी काम किए जाएंगे हमारे विकास के आधार पर, उसमें मतलब कितना इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, उसके आधार पर इसे बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है समेकित विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास। और फिर तीसरा आता है उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, कितना प्रोडक्शन देगी और कितना बढ़ाएगी। सनराइज अवसर, सबको समान अवसर, ऊर्जा संक्रमण। अब है निवेश को वित्तीय मदद। अब जो भी जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतनी मदद दी जाएगी। अब इसमें जैसे जब उन्होंने 4 प्राथमिकताएं दी हैं तो इंजन भी दिए। अब इंजन का मतलब नॉर्मल इंजन नहीं, लेकिन इंजन का मतलब है जो हमारे काम को
परिवहन को मदद करे। तो परिवहन के क्षेत्र में एक तरीके से बोलें तो 7 इंजन दिए हैं इनने। अब 7 इंजन कौन कौन से हैं? तो रोड, रेलवे, इसी तरीके से रोड, रेलवे, एयरवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, माल परिवहन जिसे ट्रांसफ़र कह सकते हैं, और एक दिया है लॉजिस्टिक अवसंरचना। अब ये लॉजिस्टिक अवसंरचना सुना तो अभी शायद हो गई आप सबने, रसद। तो जो लॉजिस्टिक संरचना होती है इसमें PPP मतलब ट्रिपल P मॉडल। अब इसमें ट्रिपल P मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या रहेगी? गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की पार्टनरशिप रहेगी। इसमें कितने पार्क बनाने की घोषणा की है? तो 4 पार्क बनाने की घोषणा की है। और अब बात करें जैसे इंजन की, तो जो इंजन था पहला रोड इंजन, इसमें क्या है? जो रोड इंजन है वो अभी तक मतलब जो सड़क परिवहन है उसमें बोला है कि जो नेशनल हाईवे हैं हमारे राष्ट्रीय हाईवे, तो उनमें 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब बजट में जो 3 वर्ष के दौरान है, अभी जो जैसे 2022 चल रहा है तो उसके 3 वर्ष के दौरान मतलब 25 तक में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। तो जो 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने स्कीम बताने का सोचा है तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो अभी का बजट है वो इस विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच ये क्या करेगी? क्षमता वृद्धि। इसके आधार पर रेलवे नेटवर्किंग बढ़ाया जाएगा 2000। इसमें कितना बढ़ाया जाएगा? 2000 किलोमीटर। अब ये कवच है क्या? तो ये कवच इस तरीके से है कि मान लो एक पटरी है और उस पर 2 ट्रेन आ रही हैं लगातार, तो ये एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगी। मतलब एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा कि कोई भी 2 चीज़ें आपस में, जैसे मान लें 2 चीज़ें कोई भी आपस में आ रही हैं तो ये इन्हें सिग्नल मिल जाएगा कि आगे से कोई आ रहा है और वो वहीं रुक जाएंगे। तो इसे बोलेंगे हम कवच। इसका उद्देश्य है जीरो एक्सीडेंट। बजट 2022 की सर्वाधिक प्राप्ति मतलब मैक्सिमम इनकम। मैक्सिमम इनकम कहाँ से होगी? उधार और देयता से। इसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है उधार एवं देयता, सेकंड नंबर पे रखा गया है GST और तीसरे ही नंबर पे रखा है निगम कर और आयकर। तो जो उधार एवं देयता है वो 35 पैसे। इससे इनकम कितनी होगी हमारी? 35 पैसे। अब ये 35 पैसे किसका है? तो मान लो 1 रुपये का हिस्सा है। जैसे इनकम 1 रुपये होती, 1 रुपये आता है इनकम में, तो इससे प्राप्ति हमें कितनी होगी ब्याज की? 35 पैसे। किसी को हमने उधार दिया है तो वो 1 रुपये मिल जाएगा। GST से आता है आपका पर रुपये 16 पैसे और इन दोनों से आता है 15 पैसे। इसी तरह जब मैक्सिमम इनकम हुई है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट भी होगा, किसी से लिया भी जाएगा। तो इस तरीके से पहले नंबर पे आता है हमारा ब्याज भुगतान, जिस पे हमने दिया गया है 35 पैसे। अब प्रति रुपए के हिसाब से इसमें देखें तो इसमें 20 पैसे, इसमें 17 पैसे और इसमें आता है 8 पैसे पर रुपए के हिसाब से। अब एक स्कीम आती है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। अब ये है क्या? तो इसके द्वारा जो अभी सेक्टर मतलब जो विभाग चलते हैं और जो विभाग एक साथ काम करते हैं, तो PM गति शक्ति योजना के तहत एक विभाग सब मिलके काम करेंगे। इसे हम PLI मॉडल के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ावा देना। खर्च 30 लाख करोड़ अतिरिक्त किया जाएगा इस पे 5 वर्षों में। अब आता है नेशनल रोपवे। अब जो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब ये है क्या नेशनल रोपवे? तो अभी तक नेशनल जो रोपवे है, अभी तक सुना होगा पर्वतमाला बोलते हैं जिसे। अब पर्वतमाला, भारतमाला सुना था, सागरमाला सुना था, लेकिन अभी ये पर्वतमाला क्या है? तो जो भारतमाला में नेशनल हाईवे का वर्णन है, सागरमाला में हमारे बंदरगाह का वर्णन है, तो इसी तरीके से पर्वतमाला में क्या है? रोपवे। रोपवे का मतलब सुना हो, वो रस्सी पे गाड़ी टाइप की रहती है, उड़न खटोला बोलते हैं जैसे हम लोग हिंदी में। तो उसका क्या होगा? 60 किलोमीटर में 8 परियोजनाएं न्यू लाई जाएंगी वो। अब आता है ये केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना है, एक इसकी स्कीम थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अमृत क्रांति लेके आए थे, जिसमें
नदियों को जोड़ने की बात कही थी। अब अभी हमारा बुंदेलखंड संकट में है पानी के, तो इसमें केन और बेतवा को जोड़ा गया है। अब इससे कितने लोगों को लाभ होगा? 9.08 लाख हेक्टेयर किसानों की जो भूमि है उसे उनका लाभ होगा। अब आते हैं PM ई विद्या योजना। और PM ई विद्या योजना है क्या? इसमें क्या है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी रहेंगी। मतलब इसका उद्देश्य जो थीम थी वो था एक कोर्स और एक टीवी चैनल, मतलब एक कक्षा रहेगी और एक टीवी चैनल रहेगा। तो इसमें क्या है, टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी है उसे ऑनलाइन चैनलों पर लिया जाएगा। और जो अब 12 चैनल थे पहले इसके, अब इन्हें 200 चैनल कर दिया गया है। ठीक है, अभी जो 12 चैनल पे दिखाया जाता था अब वो 200 चैनल पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट इसके आती है PM डिवाइन। अब PM डिवाइन अब है क्या? PM से तो समझ में आ जाता है कि प्रधानमंत्री है, लेकिन ये डिवाइन का मतलब में DEV जो आता है वो तो हो जाता है डेवलपमेंट, I का मतलब इनिशिएटिव और इसका मतलब हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट से समझ में आ जाता है कि जो उत्तर पूर्वी विभागों को ही लाभान्वित कर रहा है। ठीक है, तो जो मतलब जो डेवलपमेंट कर रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, 75 परियोजनाएँ लाई गई हैं। मतलब 75 जिलों में ही की जाएंगी। मतलब 75 परियोजनाएँ 75 जिलों में लाभान्वित करेंगे। उत्तरी सीमावर्ती विकास के लिए भी जीवंत ग्राम परियोजना लाई हैं। जहाँ पे गांव है उत्तर सीमा पे, वहाँ पे जीवंत ग्राम विकास परियोजना। और अमृत महोत्सव के तहत ये सब किया जा रहा है। जो बताया 75 अनुसूचित बैंक 75 जिलों में लाए जाएंगे। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है क्रिप्टो पर टैक्स। थीम भी सुनी होगी शायद, क्रिप्टो पर लगेगा टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो डिजिटल तरीके से ब्याज दिया जाएगा 30% का। अब ये क्रिप्टो होता क्या है, तो जैसे सुना संपत्तियों का ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी की जगह ज़मीन वगैरह होती है तो उसका ट्रांसफ़र किया जाता है रजिस्ट्री के माध्यम से, तो इस पर 30% का डिजिटल टैक्स लगेगा। ऑनलाइन ही हो गया है अब तो सब, तो वो उसमें क्या होगा, 30% का टैक्स लगेगा। RBI ने डिजिटल रुपए चला दिया है, मतलब 2022-23 में लॉन्च करेगा RBI डिजिटल रुपए को। और आवास योजना में प्रति 80 लाख घरों का 2022-23 में 80 लाख घर का दिया जाएगा कि 80 लाख घर मतलब प्रदान किए जाएंगे सरकार द्वारा गरीबों को। एक आता है रैंप प्रोग्राम। तो रैंप प्रोग्राम में R का मतलब एक तरीके से मतलब एक ट्रिक के हिसाब से देखें तो रेसिंग एक्सीलरेशन, और M का मतलब किया जाए तो माइक्रो मिडिल, ठीक है, प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें LIC IPO जारी करेगा। IPO का मतलब होता है कि जो LIC है वो अपना जो शेयर का डेटा लोगों के सामने रखेगा, मतलब लोगों को बताएगा कि कहाँ घाटा हुआ है कहाँ नहीं, जैसा कि म्यूचुअल फंड में होता है उसी तरीके से LIC भी अब अपना डेटा रखेगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो मेन इसका पॉइंट है कि गंगा नदी के किनारे जो 5 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र आते हैं वहाँ सबसे पहले रसायन से हटकर केवल जैविक खेती ही की जाएगी। इस प्रकार हमने बजट का टॉपिक लिया है, ख़त्म किया। धन्यवाद।